हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों का आज मेरे इस YouTube के चैनल में स्वागत है। और मैं आपको आज कक्षा 11 क्लास 11 का अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारे इस कॉमर्स के सब्जेक्ट में बच्चों को बेसिक फंडामेंटल नहीं आते हैं और इस वजह से बच्चों को हमारे इस टॉपिक को क्लियर करने में बड़ी दिक्कत होती है और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। ओके, तो बच्चों आज अपन सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन आपका शुरुआती चैप्टर है, इट्स अ बिगिनिंग। और यहीं से आपको बेसिक फंडामेंटल अपने क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगा और अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझ में नहीं आया तो आगे के चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझना होगा ताकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन समझ सकें। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे इस प्रकार है, देखिए ध्यान से। पहली चीज़ हमारी होती है, हमको समझना होगा कैपिटल, नंबर एक। नंबर दूसरा समझना होगा लायबिलिटीज़, LIABILITIES, लायबिलिटीज़। कैपिटल और लायबिलिटी समझना होगा और कैपिटल और लायबिलिटी समझने के बाद ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ पाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ भी नहीं है। एक तरीके से हम अपने पूरे बिजनेस को कुछ LHS और बराबर RHS टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ताकि हम देखते हैं कि कितना पैसा हमने लगाया है और उस पैसे को धीरे धीरे कितनी चीज़ों में कन्वर्ट किया गया है। तब हम ये देखते हैं कि LHS बराबर RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे बच्चों आप 10th पास करके आए हैं, आपने सबने देखा होगा कि आपने ना 10th में काफ़ी इक्वेशन सॉल्व की होंगी जिसमें LHS इक्वल्स टू RHS किया ही होगा ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर LHS इक्वल्स टू RHS करना है। तो आपको ये देखना है बस कि LHS में कौन कौन से टर्म्स आएंगे और हमारे RHS में कौन कौन से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमको यहाँ पर टोटल ऑफ एसेट्स करना है, किसके? टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ के इक्वल करना है। ओके, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पूरा समझना है और देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा ये कैपिटल और ये हो गया हमारा लायबिलिटीज़। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कैपिटल होता क्या है। देखिए, जब हम बिजनेस चालू करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो कैपिटल, जो पैसा, मनी फर्स्ट टाइम फ्रॉम हाउस इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के अंदर, उसे हम कैपिटल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जो पैसा घर से निकलकर बिजनेस में आता है उस मनी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ओके, अब आती है बात लायबिलिटीज। तो कैपिटल क्या है? अलग है क्या? नहीं बच्चा लोग ध्यान रखना, कैपिटल भी एक लायबिलिटीज है। कैपिटल भी क्या है? हमारी एक लायबिलिटीज है। याद रखना, कैपिटल भी क्या है? एक लायबिलिटीज है। अब मेरी बात थोड़ा समझना, मैं आपको इसी चीज को पूरा डायग्राम से समझाता हूं। ओके, ये हमारा पूरा बिजनेस हो गया। क्या हो गया? बिजनेस हो गया। इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले मैं पैसा लूंगा घर से। कहां से लूंगा? घर से। कहां से लूंगा? घर से। ठीक है, तो ये घर से जो पैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया है उसे क्या कहेंगे अपन? कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल। आ गई मेरी बात समझ में? थोड़ा स्पेस कर लेते हैं बीच में। और ज़रूरत पड़ने पर, अगर मेरी ज़रूरत मेरे घर से पूरी नहीं हो पा रही है तो कुछ पैसा मैं बाहर से ले सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, FRIEND, फ्रेंड्स वगैरह, इनसे ले सकता हूँ पैसा मैं। ठीक है, और अगर वहाँ से ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो बिजनेस को मैं पैसा कहाँ से ले सकता हूँ? बैंक से अपना लोन भी ले सकता हूँ। ये पैसा पूरा मिलके मेरे बिजनेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेरा घर का पैसा हो गया। कहाँ से हो गया? घर का हो गया। ये मेरे दोस्त का पैसा हो गया और ये मेरा बैंक लोन हो गया। अब सुनिए, दोस्त का पैसा हो चाहे बैंक का लोन पैसा हो, ये मेरा एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, और जो पैसा मेरा घर से आ रहा है ना, वो मेरी इंटरनल लायबिलिटीज कहलाएगा। इंटरनल लायबिलिटीज मतलब कुल मिला के एक चीज समझिए आपने कि दोनों चीज क्या है आपकी? लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर? तो घर से पैसा आएगा वो मेरी इंटरनल लायबिलिटीज और जो मेरा बाहर से आएगा वो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अगर घर से पैसा आ रहा है तो लायबिलिटीज क्यों है? भाई सिंपल सी बात है कि घर से पैसा जब बिजनेस में लगा दोगे तो क्या कमा कर घर को वापस नहीं करोगे? तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी? लायबिलिटीज कहलाएगी। ओके, इसलिए मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को?
तो घर से पैसा जो आएगा उसे इंटरनल लायबिलिटीज बोलेंगे, और जो बाहर से पैसा आएगा उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लायबिलिटीज समझ में आ गई। तो बच्चों अब ये प्रश्न उठता है कि आपका घर से पैसा आ गया, बाहर से पैसा आ गया, ये दोनों पैसे मिलके हमारे बिजनेस में क्या क्रिएट करेंगे? अब एसेट्स, क्योंकि व्यापार हमारी एसेट से होगा। ओके, बिजनेस काहे से पॉसिबल है? एसेट से, कैपिटल से, और अब इससे नहीं, अब ये दोनों मिलके हमारे बिजनेस में किस फॉर्मेट में आ चुका है? कैश को। तो हम इसको अब इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको इक्वेशन में ऐसे लिखेंगे, पहले हमने एक फॉर्मूला बना लिया इसका। क्या बना लिया? कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लिख लिया। अब इसको हमने अपने इस बिजनेस में फॉर्मेट किया। कैसे किया? सपोज दैट मैंने कैपिटल लगाई 50,000, फ्रेंड से लोन लिए मैंने 20,000, और बैंक से लोन लिया मैंने 30,000। ओके, बात समझ में आ गई। अब मेरी कैश, चाहे मैं घर से लाऊं पैसा, चाहे फ्रेंड से लूं, चाहे बैंक से, तीनों कैश मिलके मेरे बिजनेस में आ जाएंगे। कितने रुपए बिजनेस में आ चुके हैं मेरे पास? 1 लाख रुपीज आ चुका है। 50 कहां से आ गया? कैपिटल का, घर का पैसा आ गया। 20,000 कहां से आ गया? दोस्तों से आ गया। 30 कहां से आ गया? बैंक से लोन ले लिया। कुल मिला के मेरे पास कैसे कितनी इकट्ठी हो गई? 1 लाख। तो मैंने इसको, अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा। कैसे लिखा? एसेट के नीचे लिखा मैंने कैश, बराबर कैपिटल में लिखा मैंने, अभी कैपिटल में कैपिटल लिख दिया मैंने, है ना, प्लस लायबिलिटीज। अब आप कहोगे सर कैपिटल भी लायबिलिटीज है, तो कैपिटल लायबिलिटीज को कैपिटल के नाम से ही लिखते हैं, है ना। अब लायबिलिटीज को मैं यहाँ पर 2 जगह और डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि दोनों ही मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। ठीक है ना, फ्रेंड्स लोन और बैंक लोन। तो फ्रेंड्स लोन को मैं क्रेडिटर का दर्जा दे दूंगा, ये मेरी क्या हो गया? क्रेडिटर हो गए। और बैंक्स लोन क्या हो गया मेरा? बैंक्स लोन हो गया, बैंक्स लोन। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां पर मैंने, देख लो अब ध्यान से, एक छोटा बिजनेस कमेंस किया, घर से लेके आया 50,000 रुपया, फ्रेंड से लिया मैंने 20,000 रुपीज, और बैंक से लोन लिया 30,000, और मेरे बिजनेस में कैश इकट्ठी हो गई 1 लाख रुपीज। और इसी को मैंने एक बिजनेस में अकाउंटिंग एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर दिया। कैसे किया मैंने? एसेट में रखा कैश को, मेरी एसेट्स, बिजनेस की पहली एसेट जो होती है वो कैश ही होती है, तो हम इस एसेट को नीचे क्या लिखेंगे? इसके कैश। फिर कैपिटल, हमारी कैपिटल है ही जितनी घर से आएगी, और लायबिलिटीज को हमने 2 जगह और कन्वर्ट कर दिया, क्रेडिटर में और बैंक्स लोन में। जो हमारे दोस्त थे वो हमारी कौन बन गए? क्रेडिटर, मतलब लेनदार, जिनको हमें पैसा क्या करना है? देना है। इज दैट क्लियर? अब क्रेडिटर को पेमेंट करना है, बैंक लोन को भी पेमेंट करना है, और कैपिटल को भी पेमेंट करना है, और तीनों मिला के हमारे पास कैश कितनी इकट्ठी हो गई? कितनी हो गई? 1 लाख रुपया। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, बच्चों, अपन यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, तो यहां पर पहले अमाउंट को फिगर में ना रखते हुए पहले हम पूरे एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हमने एसेट्स के अंदर, कैश के अंदर, अब बिल्डिंग खरीदी हमने, मान लीजिए क्या खरीदी? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग आप प्लस कर दोगे और कैश क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ओके, तो बिल्डिंग बढ़ गई आपकी और कैश क्या हो गई? कम हो गई आपकी। बिल्डिंग आ गई ना आपके यहाँ, और कैश क्या हो गई आपके यहाँ? कम। लेकिन क्या इसका फर्क आपके कैपिटल में पड़ा? क्या फर्क कोई क्रेडिटर पे पड़ा? क्या फर्क कोई बैंक लोन पे पड़ा? नहीं। उन्हें क्या लेन देना? जितनी पूंजी लगी है वो पूंजी लगी है, जितना क्रेडिटर है उनको पेमेंट करना है तो करना है, और बैंक वाले अपना लोन पूरा लेंगे, तो आपको उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपकी यहाँ कैश कम हो गई और बिल्डिंग क्या हो गई? बढ़ गई। उसके बाद दोस्तों, फिर बिल्डिंग के बाद आपको और जो जरूरत की, जिस बिजनेस में जितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती जाएगी वो आप खरीदते जाएंगे और अपनी कैश को क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। ठीक है, अगर इसके बीच में मान लीजिए जैसे बिल्डिंग के बाद आपने ना फर्नीचर खरीद लिया, क्या ले लिया? फर्नीचर, तो फर्नीचर प्लस हो जाएगा और कैश फिर कम कर देंगे हम अपनी। ठीक है ना, क्या इसका फर्क कोई पड़ेगा कैपिटल पे? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पूंजी तो जितनी लगनी थी लग चुकी है। क्रेडिटर क्या हो गया? जिसको जितना देना हो उतना देना ही देना है, बैंक का लोन देना ही देना है। ठीक है, तो यहां पर हमारी कैश कम हो गई और क्या हो गया? फर्नीचर। अब आपने समझ लिया, स्टॉक खरीद लिया। क्या खरीदना है आपको? स्टॉक खरीदना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों? तो अब अपने को खरीदना है स्टॉक। स्टॉक खरीद लिया, तो आपने स्टॉक खरीद लिया, आप खरीद लिया स्टॉक। जब आपके यहाँ स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक खरीदेंगे आप, स्टॉक क्या हो गया आपके यहाँ? बढ़ जाएगा, और जब स्टॉक बढ़ जाएगा तो कैश कम हो जाएगा ना आपके यहाँ से, क्योंकि जब माल खरीदेंगे तो पैसा तो जाएगा ना। तो देखो स्टॉक बढ़ गया तो ये भी प्लस हो गया, और ये क्या हो गई? फिर से आपके माइनस हो जाएगी माइनस। मेरी बात समझ में आया? तो स्टॉक बढ़ गया और कैश कम हो गई कम। एक चीज आई और एक चीज गई, तो क्या फिर इसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कोई कैश कम हो गई, स्टॉक बढ़ गया, तो पूंजी कम क्यों हो गई हमारी? आई मेरी बात समझ में? अब बात आती है कि सर कैपिटल, फिर कब फर्क पड़ेगा कैपिटल पर?
कब इंपैक्ट पड़ेगा कैपिटल पर? तो कैपिटल पर इंपैक्ट कब पड़ेगा? जब आप अपना स्टॉक सेल करोगे। क्या करोगे? सेल करोगे। कब सेल करोगे? अब जैसे मान लीजिए आपने 20,000 का माल 30,000 में बेच दिया। मेरी बात समझिएगा, 20 का माल कितने में बेच दिया? 30,000 में। 20 का माल 30 में बेचा। आप अपने स्टॉक को 20,000 से क्या करोगे? कम करोगे। करोगे कम। पैसा कितना आ गया आपके यहाँ? 30,000। तो अपने कैश को अब बढ़ाओगे कितने से? 30,000 से। तो आपने देखा ये जो आपका LHS है, LHS में 20 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हो रहा है कम हो रहा है। और 30 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कुल मिला के एवरेज देखा जाए तो LHS आपका कितने से बढ़ गया? 10,000। तो उसका फर्क अब हमारा RHS में भी पड़ेगा। उससे हमारी पूंजी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पूंजी हमारी कितने से बढ़ जाएगी? 10,000 से। कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब मेरी बात समझ में आया? तो इसका मतलब अपन एक रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब जब हमको लॉस होगा, जब जब हमको लॉस होगा, किसी भी चीज का लॉस होगा, हम अपनी कैपिटल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और जब जब हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तो हम अपनी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हुई मेरी बात? तो यहां पर आपको समझ में आया अच्छे से? अब अपन एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, फिर करते हैं उसको, ठीक है? बाकी का अपना इसी चीज में ले लेते हैं। सपोज दैट इसी की बात करते हैं कि भाई कैपिटल कितने का था? 50 का। तो हमने ये कैपिटल 50 का लिख लिया। क्रेडिटर कितने का था? हमने फ्रेंड्स लोन को क्रेडिटर मान लिया। कितना हो गया हमारा? 20,000 रुपया। तो ये हमारा 20,000 हो गया। बैंक लोन कितने का हो गया हमारा? 30,000 का हो गया। हो गया, ठीक है ना? पूरी बिजनेस में जो कैश थी हमारी वो अभी, अब देखो ध्यान से, जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो ये तीनों चीज पहले काय में आई होगी? कैश में आई होगी। काय में आई होगी? कैश में। तब हमारी ये कुछ भी नहीं था हमारे पास, ठीक है? तो इसका मतलब कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस बैंक लोन तीनों मिला के हमारे पास कैश कितना हो गया? 1 लाख। कोई दिक्कत इसमें? अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे? चीजों को बढ़ाते जाएंगे और कम करते जाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो अब देखिए, तो अब बच्चे देखिए फिर से ध्यान से। अब मैं आपको कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज बता रहा हूं जिसको अपन एडजस्टमेंट इक्वेशन में लिखते हैं, ठीक है? अब जैसे एसेट्स है, तो एसेट्स में कौन कौन सी चीजें हम लिखते हैं और कौन कौन सी चीज हमारी कैपिटल में जाती है, ठीक है ना? प्लस लायबिलिटीज। तो देखिए एसेट्स में हमारा सबसे पहले कैश आता है, फिर हमारा बिल्डिंग आता है, ठीक है ना? फिर हमारा प्लांट आता है, फिर हमारा फर्नीचर आता है, फिर हमारा स्टॉक आता है। उधार बेचने पर डेटर भी आते हैं, ठीक है? यहाँ आ जाओ, कैपिटल रहता ही है हमारा। अगर आपने उधार खरीद लिया है तो हमारे कौन बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे, है ना? बैंक से लोन ले लिया आपने तो बैंक लोन लायबिलिटीज। ये सब लायबिलिटीज है, ये हमें चुकता करनी है। ये घर को देना है पैसा, ये लेनदार को देना है पैसा, ये बैंक वाले को देना है। ये सब लायबिलिटीज है हमारी, ये सब लायबिलिटीज है। और जो पूरा बिजनेस जो बना है ना हमारा LHS का, जो LHS में हमारा पूरा बिजनेस बना है, वो पूरा की पूरा हमारा काहे से बना है? इसी चीज से बना है, ठीक है? तो ये तो कम होने का सवाल ही पता नहीं उठता। अब यहीं पे जो करना है हमको करना है, ठीक है? लेकिन अब बात आती है कैपिटल कम क्यों होने की है? तो हमारा यहाँ करने पर कोई अगर लॉस होता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे RHS पे ही पड़ेगा। तो क्रेडिटर पे तो पड़ेगा नहीं, बैंक लोन पे तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो हमारे काय पे पड़ेगा? कैपिटल पे पड़ेगा। आ गई मेरी बात समझ में? सपोज दैट डेटर है। अब डेटर ने आपको पैसा देने से इनकार कर दिया, डेटर ने आपसे मना कर दिया, बैड डेट हो गया आपका। अब बैड डेट हो गया, डेटर थे आपके कितने के? मालूम पड़ा 5,000 के। 5,000 में से पता लगा कि 1,000 के देनदार दोनों ने मना ही कर दिया। तो जब 5,000 में से आपके 1,000 देनदार मना कर देंगे तो आपके डेटर माइनस के हो जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट सीधे काय पे पड़ेगा? काय पे पड़ेगा? कैपिटल पे। 1,000 रुपये से सीधे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर लॉस होता है तो आप अपनी कैपिटल को कम कर लें, और प्रॉफिट होता है तो आप अपनी कैपिटल को बढ़ा लें, ठीक है? उधार बेचने पर आप डेटर बढ़ाएंगे और उधार खरीदने पर आप क्या करेंगे? क्रेडिटर बढ़ाएंगे। उधार खरीद लिया, आपकी एसेट बढ़ गई, लेकिन पैसा तो दिया ही नहीं हमने, तो हमारी क्या बढ़ गई? वो लायबिलिटीज, ठीक है ना? और अगर आपने नगद बेचा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टॉक कम कर दीजिए और कैश को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में अपने कैपिटल को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पर?
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्लियर है बिल्कुल। एक छोटा सा अपन एक सवाल ले लेते हैं, वो करते हैं अपन, ठीक है। देखिए ध्यान से जरा, एक छोटा सवाल ले लेते हैं। जैसे नंबर 1, बिजनेस कमेंस विथ कैश ₹50,000, ओके। दूसरा, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम कबीर। तीसरा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम रुपीज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम ₹10,000 कॉस्टिंग 6,000। नंबर 4, पेड सैलरी 2,000। नंबर 5, परचेज बिल्डिंग 10,000। ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं और इन पॉइंट्स के व्याप पर अपन एक छोटा सा सवाल करते हैं ताकि आपको एक फॉर्मेटिंग भी समझ में आएगी, फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं। तो बच्चा लोग, हम यहाँ पर अभी फॉर्मेट बनाते हैं इसका एक छोटा सा, और इन 5 एडजस्टमेंट को हम उस कैपिटल इंफॉर्मेशन में पूरा उसको कन्वर्ट करते हैं, ओके। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने कॉलम खींचा, ठीक है। इसमें मैं सीरियल नंबर लिखूंगा, ऊपर डालूंगा मैं अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर लिखूंगा इसके अंदर में। ट्रांजैक्शंस, यहां पर मैं हेडिंग में ऊपर डालूंगा एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला होता है, यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि हमारे एलएचएस में हमारी एसेट्स आएंगी और आरएचएस में दोनों लायबिलिटीज आएंगी। कैपिटल भी लायबिलिटीज होती है, ध्यान रखना, पहले बता चुका हूं मैं आपको। कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटीज है, घर से पैसा आया है, घर को लौटाना है। और जो लायबिलिटीज कौन सी है? बाहर वाली, कहीं से भी उधार माल ले लिया, बन गई लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पैसे नहीं दिए, देना है तो लायबिलिटीज, है ना। किसी भी चीज़ का पैसा पे करना है आपको, किसी को भी देना है, सब क्या है हमारा? लायबिलिटीज। और घर को पैसा देना है, इंटरनल लायबिलिटीज। देना तो है ही ना बिजनेस से कमा के, तो जब जब हमको बिजनेस से कमा के देना है वो लायबिलिटीज ही होगी। अगर घर के लिए देना है तो इंटरनल, बाहर को देना है तो एक्सटर्नल, सिंपल सी बात है। तो ये हमारी इंटरनल और ये हमारी एक्सटर्नल, और इससे जो पैसा आया था उससे क्या क्रिएट होंगी? हमारी एसेट्स। तो हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा पूरा बिजनेस किस पर टिका हुआ है? 2 चीज़ों पर, इंटरनल और एक्सटर्नल कैपिटल। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, तो ये बना लिया हमने, इसके अंदर फॉर्मेट बना लिया, अपना पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। पहले मैं सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स, और उसके बाद फिर हमने एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सबसे पहले एसेट्स में हमने लिखा कैश और कैपिटल में लिखा कैपिटल। क्यों? सबसे पहले जो कैश आएगी वो घर से ही आएगी, और घर से आएगी तो जितना कैश है उतना ही हमारा कैपिटल है। देखिए, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें अभी हमको इन अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ओके। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़कर, एडजस्टमेंट को पढ़कर ये देखेंगे कौन कौन से कॉलम क्रिएट करना है और कौन कौन से कॉलम क्रिएट नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ गई? पहले आपको अमाउंट नहीं देखना है, पहले आपको ये देखना है पढ़ने के बाद कौन कौन से कॉलम क्रिएट होंगे, क्या क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ से घट रही है, क्या क्या हमको इधर बढ़ाना है एलएचएस में और क्या क्या हमको आरएचएस बढ़ाना है, कितनी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा, कौन कौन से अकाउंट खोले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने कहा है बिजनेस कमेंस विद कैश। इसका मतलब मैं घर से पैसा लेके आया, कितने रुपए? 50,000। 50 अभी नहीं देखना है, मुझे कैश देखना है। तो मैंने कैश का कॉलम बना लिया और काय का कॉलम बना दिया? कैपिटल। आपको पता भी होगा कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में पैसा आ गया ना, कैश डेबिट हो गई, और कहाँ से आ गया?
घर से आ गया, लायबिलिटीज बन गई, लायबिलिटीज को हमने क्रिएट कर दिया, तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसलिए हम यहाँ पर कैश को डेबिट में और कैपिटल को क्रेडिट में, अर्थात कैश को LHS में और कैपिटल को RHS में लिखते हैं। बन गया, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अभी अमाउंट नहीं रखना है, अभी सेकंड पॉइंट पे आएंगे। अब हम परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम कबीर। अब देखिए ध्यान से, इस लाइन के अंदर कहीं पर भी कैश नहीं लिखा और नाम भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब 10,000 का माल ले लिया मैंने कबीर से, ले लिया। मेरे यहाँ माल कितने का बढ़ गया, 10,000 का बढ़ गया, और किसके यहाँ से, कबीर के यहाँ से। क्या मैंने पैसा दिया, नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ स्टॉक तो बढ़ रहा है, मेरे यहाँ स्टॉक तो बढ़ रहा है, लेकिन मैंने पैसा दिया क्या, नहीं। तो मैंने अभी क्या बताया था, जब जब आपको पेमेंट देना पड़े बाहर का, आपने नहीं दिया है, वो आपकी लायबिलिटीज होगी। बन गए क्रेडिटर, आपने तुरंत यहाँ पर CREDITOR क्रेडिटर बढ़ा दिए। तो इधर मेरा कैश और कैपिटल था, अभी कैश कम हुआ क्या, नहीं, पूरा माल कैसा लिया है, उधार। तो उधार लेंगे तो क्या बढ़ गया, हमारे क्रेडिटर, मतलब पेमेंट करेंगे, माल तो आ गया, एसेट तो बढ़ गई हमारी, लेकिन हमने अपनी कैश को कम नहीं होने दिया। हमने कहा भैया बाद में पेमेंट करेंगे, तुम्हारा बाद में देंगे तुमको, तो ये हमारी क्या बन गई, लायबिलिटीज, दे देंगे हम, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, सोल्ड गुड टू मिस्टर राम। अब आपने माल बेचा है, 10,000 का माल बेचा, कॉस्टिंग कितनी थी, 6,000, ओके। तो अब आपने माल बेचा, क्या इस लाइन में लिखा है कि कैश बेचा है, नहीं ना। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड टू मिस्टर राम, राम को माल बेचा, कितने का, 10,000 का। कितने का था वो आपके लिए, 6,000 का। तो आप स्टॉक को कम करेंगे, माल जाएगा आपके यहाँ से, स्टॉक क्या कर देंगे, कम, माल जाएगा, स्टॉक को आपने कम कर दिया, ठीक है ना। पैसा आया क्या, नहीं। तो वो अब कौन बन गया, हमारा डेटर बन गया। डेटर माने देनदार, जिससे हमें पैसा लेना है, तो वो तो हमारी एसेट्स हुई ना। अगर हमें देना होता, पे करना होता, तो क्या बना देते, लायबिलिटीज। अभी हमको लेना है क्योंकि माल बेचा है, तो हमने उसको डेटर बना दिया। क्या बना दिया, डेटर। लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने, 10 का माल कितने में बेच रहे हैं आप, 6 में बेच रहे हैं 6 में, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, 6 का माल कितने में बेच रहे हैं, 10 में बेच रहे हैं, तो आपका 4,000 का प्रॉफिट हो गया, 4 का प्रॉफिट हो गया। तो जब आप कम का माल ज़्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट होने के बाद आप उससे अपनी कैपिटल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब जब प्रॉफिट होगा, हमको किसी भी चीज़ में प्रॉफिट होता है, हम अपनी कैपिटल को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और जब जब लॉस होता है तो कैपिटल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहां पर माल बेचने पर 6 का माल जब 10 का बेचेंगे तो 4 का प्रॉफिट होगा, अपन बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कॉलम तो नहीं बढ़ाना ना, कॉलम तो बनाए। तो जो कॉलम एक बार बन गया, उस कॉलम को दोबारा से नहीं बनाना है। कैश बन गया, कैश का जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो इसी कॉलम से होगा, चाहे बढ़ेगा और चाहे घटेगा। स्टॉक बन गया, इसी कॉलम से होगा। डेटर बन गया, इसी कॉलम से होगा। कैपिटल बन गया, इसी कॉलम से होगा। क्रेडिटर बन गया, इसी कॉलम से होगा। आ गई मेरी बात समझ में। अब उसके बाद बात करते हैं पेड सैलरी। सैलरी यहाँ पर नॉमिनल है। सैलरी क्या है, नॉमिनल। देखिए सैलरी हमारी इनडायरेक्ट होती है। जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो बदले में वो हमको इनडायरेक्ट सर्विस देता है, और हम सर्विस को किसी को शो नहीं कर सकते। इसीलिए हम जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे उनका कॉलम नहीं बनाते हैं। तो कैश जा रहा है हमारा, तो कैश भी कम कर दो और क्या कर दो, कैपिटल। इज दैट क्लियर। तो जब सैलरी पेमेंट करोगे आप, सैलरी हुआ आपका, रेंट हुआ आपका, है ना, डिस्काउंट वगैरह जो भी चीज़ हुई आपकी, तो आप इन सब में जो भी आपको कम करना है, अगर जा रहा है आपके यहाँ से तो कैश और कैपिटल दोनों कम कर दो, और अगर आ रहा है तो कैश और कैपिटल दोनों क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। तो सैलरी पे करेंगे तो कॉलम नहीं बनाना है सैलरी के लिए। इज दैट क्लियर। उसके बाद अब आता है परचेज बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी एक एसेट्स है, क्रिएट हो गई, तो आपने एसेट खड़ी कर ली अपनी, सॉरी बिल्डिंग बना लिया, बिल्डिंग आपने। तो बिल्डिंग में आपने खरीद ली, अच्छा कुछ नहीं दिया तो नगद। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग बढ़ेगी और कैश क्या हो जाएगा, कम। मैंने पूरे सवाल को पढ़ कर अभी एक पूरा क्या तैयार कर लिया, इक्वेशन तैयार कर लिया, कितनी एलएचएस में चीजें आएंगी और कितनी आरएचएस में। अभी अमाउंट के बारे में मैंने कुछ नहीं किया है, अब मैं इसको अमाउंट से करूंगा धीरे धीरे। तो नंबर 1 पहला वापस से आ जाइए, बिजनेस कमेंस विद कैश 50,000। अब लिखा मैंने कैश में 50,000 और कैपिटल में भी कितना लिख दिया, 50,000। चूंकि पहली इक्वेशन में और कुछ भी नहीं है तो सब कुछ मेरा क्या हो गया, 0 0 0 0। पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। अब आपने माल कितने का लिया, 10,000 का माल लिया। तो 10,000 का माल लिया तो स्टॉक कितने से बढ़ गया आपका,
10,000 का बढ़ गया, क्या पेमेंट किया आपने? नहीं किया, इसका मतलब कैश कम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, पेमेंट करना है कि नहीं करना है? तो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे तो क्या बढ़ गया हमारे क्रेडिटर। तो यहाँ पर आपने प्लस करके 10,000 में अपने क्रेडिटर बढ़ा दिए क्रेडिटर, और जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया है उन सब में आपने जीरो लगा दिया। दो जब इक्वेशन कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू इक्वेशन। क्या लिखते हैं? न्यू इक्वेशन। ओके, अब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे कितनी चीज़ हमारे पास है, क्या गया और क्या आया। बिल्डिंग नहीं है अभी हमारे पास दोनों पॉइंटों में, डेटर का भी कुछ नहीं है, स्टॉक बढ़ गया हमारे यहाँ, कितने का बढ़ गया? 10,000 का। 50,000 से हमारी क्या हो गई? कैश बढ़ गई। 50,000 से हमारी क्या हो गई? कैपिटल बढ़ गई। 10,000 से हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर बढ़ गए। अब हम दोनों तरफ का टोटल करके देख सकते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 50 और 10 60, 50 और 10 60। तो इसका मतलब कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टोटल ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट पूरे हो गए। अब हमारा तीसरा पॉइंट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम। राम को माल बेचा, कितने का माल बेचा? 10,000 में। और कितने का था वो हमारा? 6,000 का। तो जितनी कॉस्ट होती है ना स्टॉक को उतने से कम करते हैं। तो हमारा स्टॉक 10,000 का था, कितने का माल बेच दिया? 6 का माल बेच दिया। तो माइनस लगा दिया, इसके आगे लगा दिया। और बेचा कितने में? 10,000 में। चूंकि राम उधार लेके गया है, उसने हमको पेमेंट नहीं किया है, तो राम ने पैसा नहीं दिया है, तो कैश में हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। डेटर में कितने लिखेंगे? पूरे 10,000। अब गौर से देखिए आप ध्यान से, 6 की चीज गई और पैसा कितना आएगा? कभी भी आएगा, अभी आए चाहे बाद में आए, लेकिन आएगा ना। कितना आएगा? 10,000 आएगा। अगर 10,000 आता है तो 6,000 का माल गया और 10,000 रुपया आया। 4,000 से आपकी कैपिटल बढ़ गई, फायदा हो गया ना बिजनेस के अंदर। तो फायदे से आपकी पूंजी बढ़ेगी और आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे। और जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे क्या करेंगे? जीरो करेंगे। आगे मेरी बात समझ में? अब इसका भी न्यू इक्वेशन निकाल देंगे अपन, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट देखिए, बिल्डिंग कुछ नहीं था, डेटर हमारे 10,000 के हो गए। अब लेना है उनसे हमको, स्टॉक जा चुका है हमारा, 10 में 6 गए तो स्टॉक कितने का बचेगा हमारा? 4 का। 50,000 हमारे कैश के हो गए। ओके, 50 और 4, 50 तो हमारा पैसा लगा था पहले से, और 4 और बढ़ गए। तो अब हमारे पास कैपिटल कितने की हो गई? 54 की। और 10,000 हमको मार्केट का भी देना है। अब हमने देखा 50 और 10 60 और 4 64, 64 हमारा क्या हो गया? एसेट्स हो गई। हमने कैपिटल प्लस लायबिलिटीज किया, 54 और 10 ये भी कितने का हो गया? 64 का। मैं हर बार आपको LHS इक्वल्स टू RHS करवा के दिखा रहा हूं, मेरी बात समझ में आई? अब हमारा चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पेड सैलरी, कितने रुपए? 2,000। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट की वजह से उसका कॉलम नहीं बनता। क्यों? हम LHS और RHS दोनों जगह नहीं दिखा सकते उसको। अगर कैश दिखाएंगे तो दूसरी जगह क्या दिखाएंगे? इसलिए हमने क्या किया कि कैश भी कम कर दिया और कैपिटल भी कम कर दिया। तो कितने रुपए? 2,000 रुपए। तो हमने यहां पर कैश को भी 2,000 से कम कर दिया और कैपिटल भी 2,000 से कम कर दिया। बाकी जिस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, मैंने बताया, उन सबको क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आप बच्चों को? चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग सब समझ गए होंगे अच्छे से मेरी बात को। और आगे अपना एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं फटाफट अपन जल्दी से। जीरो। अब हमारे पास बिल्डिंग जीरो हो गई, डेटर हमारे 10,000 के पड़े हुए हैं जिनसे अभी तक पैसा नहीं आया है, लेकिन आएगा, वो हमारी एसेट बन के तैयार हो गया, जब भी आएगा। 4,000 रुपया हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है माल का। 50 में से 2 जा चुके हैं, किस बात के लिए? सैलरी के लिए। तो जब 50 में से 2 गए तो हमारे पास कैश कितनी बचेगी? 48। और 54 में से 2, अब देखिए कैश कम हुआ, LHS कम हो गया, कुछ करने के लिए नहीं है, हमने RHS भी कर दिया, कम कर दिया। कितने से? 2,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि हमारे पास से जब कैश कम होगी तो हमारा लॉस होगा सैलरी में, कोई बदले में तो कुछ मिला ही नहीं ना, सामने वाले ने हमको सर्विस दी है, कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ तो नहीं दी। आज बाजार में कोई भी सामान लेने जाते हैं, हम कैश खर्च करते हैं तो बदले में कुछ मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर कैश खर्च होने पर हमको डायरेक्ट कुछ नहीं मिल रहा, इनडायरेक्ट सर्विस मिल रही है जिसको हम किसी को दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारा सैलरी की एक तरीके से लॉस हो रहा है, और लॉस में मैंने बोला था आपसे कि पेमेंट करेंगे कैश तो कैश भी जाएगा और साथ में हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कैपिटल हमारी 54 से 52,000 हो जाएगी, और 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर देना ही अभी तक दिया नहीं है आपने। अब आखिरी में आता है परचेज। बिल्डिंग खरीद ली, कितने की आपने? 10,000 की। तो आपने पहले नई इक्वेशन निकाल दी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप न्यू इक्वेशन भी लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट, अब यहाँ पर परचेज बिल्डिंग किया, बिल्डिंग को परचेज किया कितने रुपए से? 10,000 से।
आपने बिल्डिंग वाले कॉलम में कितने लिख लिए, 10,000 लिख दिए, बाकी सब क्या है, जीरो। यहाँ पर कुछ तो लिखा नहीं है ना किससे खरीदी, और बिल्डिंग एक बड़ी एसेट से अधिकतर कैश ही खरीदेंगे, 90% क्या 100% कैश ही होती है बिल्डिंग अधिकतर। तो यहाँ पर हमने कैश कम कर दिया 10,000 से, तो ये माइनस लगा के ब्रैकेट में डाल दिए, ठीक है। तो देखिए कैश कम हो गई, एक एसेट्स कम हो गई और एक एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब हमारा आरएचएस पे कोई इम्पैक्ट जाएगा ही नहीं। आरएचएस पे इम्पैक्ट कब जाता है, जब एक चीज कम से कम हो रही हो और एक चीज ज्यादा से क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ में चली जाएगा, आरएचएस में चले जाएगा, या आरएचएस का डिफरेंस कहाँ में आ जाएगा, एलएचएस में आ जाएगा। तो ऐसे में बैलेंस करना पड़ता है। तो इसका मतलब पूरे अपने बिजनेस को एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस में हमें कन्वर्ट करना होता है, और इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, तो अब हमारा आखिरी में हमने इसको चेक कर लिया। अब देखिए ध्यान से, बिल्डिंग हमारे पास कितनी हो गई, 10,000 की बिल्डिंग हो गई। ओके, 10,000 के डेटर हो गए हमारे, 4,000 का हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, प्लस 48 में 10 गए तो हमारे पास कितने हो गए, 38,000 कैश हो गए, क्योंकि एक चीज़ बढ़ी तो एक चीज़ क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर 52,000 हमारा कैपिटल है, जो हमारा खुद का घर से पैसा लगा हुआ है, और 10,000 रुपये अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, जो बाहर का पैसा लगा हुआ है। ओके, मेरी बात समझ में आई आपको अच्छे से, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है, बिल्कुल पूरा बेसिक फंडामेंटल क्लियर कराया, कुछ चीज़ें लेकर मैंने आपको एक सवाल भी करा दिया, इसमें कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट भी है जो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा अपन एक बैलेंस शीट और बना देते हैं, और उसके बाद फिर अपन सवाल को खत्म करते हैं। ओके, तो देखो छोटी सी बैलेंस शीट बना देते हैं, और कुछ नहीं है बस। ये बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है ताकि हम कंफर्म कर लें कि हमारा जो एसेट्स है वो लायबिलिटीज़ के बराबर है या नहीं। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, लायबिलिटीज़ और एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो बच्चों कैमरे की मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा आपको नीचे की लाइन नहीं दिख पाई होगी, तो शायद अब आपको नीचे की लाइन अच्छे से दिख रही होगी, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका 0 और 10,000 को मिला के कितना हो गया, 10,000। तो हमारा बिल्डिंग कितने की हो गई, 10,000 की। हमारे डेटर कितने के हो गए, 10,000 की। हमारे स्टॉक कितने के हो गए, 4,000 के। और कैश कितने का हो गया हमारा, 38,000 का। यहाँ पर 10,000 हमने कम कर दिए, बिल्डिंग खरीदी या कम कर दिया। अब हमने देखा इसका टोटल और इसका टोटल हमारा क्या है, बराबर है। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया दोस्तों, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बच्चा लोग, आज मेरी बात क्लियर हुई है आप लोगों को अच्छे से। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे अपने कमेंट्स वगैरह में लिख के सारी चीज़ें बता सकते हैं, और मैं जितनी भी कोशिश होगी आपकी समस्याओं को समाधान करूंगा। और अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यदि मेरे अनुभवों से आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की लिंक दी गई है, सो प्लीज़ गो एंड फॉलो। ओके, थैंक यू।